नमस्कार, आप देख रहे हैं आयुष्मान भव। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह और आयुष्मान भव में आज बात करेंगे आजकल बेहद आम होती जा रही एक समस्या की, किडनी स्टोन की या कहें गुर्दे की पथरी की। किडनी हमारे शरीर का एक बेहद महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन आजकल गुर्दे की पथरी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और एक तरह से पूरी दुनिया में देखें तो 5% आबादी को ये प्रभावित कर रही है। और गुर्दे में पथरी या किडनी स्टोन के मामले भारत में गंभीर होते जा रहे हैं। किडनी स्टोन के खास मामले उत्तर भारत में ज़्यादा आ रहे हैं, ये भी देखा जा रहा है। पिछले कुछ साल में ही भारत में किडनी स्टोन के मामले 3 से 10% तक बढ़ चुके हैं और किडनी स्टोन की बीमारी सबसे ज़्यादा अब युवा वर्ग में भी देखी जा रही है। खासकर 15 से 35 साल की उम्र में भी काफ़ी मामले सामने आ रहे हैं। आखिर क्यों देश में किडनी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं? कैसे किडनी में स्टोन बनने से रोका जा सकता है? क्या है इसके लिए बचाव, इलाज, उपचार और सावधानियां? आज करेंगे हर पहलू पर चर्चा। और किडनी स्टोन पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं 3 अलग अलग पैथी के स्वास्थ्य विशेषज्ञ जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं एलोपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर मनोज कुमार, एडिशनल प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, एम्स दिल्ली। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मनोज कुमार। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर सत्य एन दोंडला जो कि रेजिडेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट है स्वामी विवेकानंद आयुर्वेदिक पंचकर्मा हॉस्पिटल। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर दोंडला। इसके अलावा हमारे साथ होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर पृथा मेहरा जुड़ी हुई हैं, रिसर्च ऑफिसर साइंटिस्ट 3 है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पृथा मेहरा। तो आइए आज बात करते हैं हम किडनी स्टोन के बारे में, कैसे अपनी किडनी को स्वस्थ रखा जाए, कैसे किडनी स्टोन का बनने से रोका जाए। तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। साथ ही मेल के जरिए आप लोगों के तमाम सवाल हैं जो हमें मिले हैं उन पर भी हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर मनोज कुमार, पहले शुरुआत आपसे करूंगी। सबसे पहले तो हमें बेसिक फंक्शन समझाइए, क्यों किडनी अहम है और किडनी में स्टोन बनना कैसे उसके काम को प्रभावित करता है? जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में 2 किडनीज होती है। उसका बेसिक काम है एक्सक्रीशन करना इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो जितना भी बॉडी में हार्मफुल मटेरियल, टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, वो यूरिन के थ्रू किडनी से बाहर आता है। तो व्हाट हैपन बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल चेंजेस, लोग क्या करते हैं, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इनटेक ऑफ जंक फूड और जो दूसरी प्रॉब्लम्स है लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ओबेसिटी, उसकी वजह से क्या होता है, किडनी में जो क्रिस्टल्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और वो जब वो एक साथ इकट्ठे होते हैं तो एक स्टोन फॉर्म कर देते हैं। और अगर स्टोन का साइज़ बड़ा हो जाता है तो उसकी वजह से किडनी का यूरिन का फ्लो रुक सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेन हो सकता है, या कभी कभी पेशेंट लेट प्रेजेंट करता है तो कभी कभी किसी मामले में पूरी किडनी भी ख़राब हो जाती है। ठीक है, आयुर्वेद क्या कहता है डॉक्टर दोंडला? किडनी स्टोन के मामले में आयुर्वेद क्या कहता है और क्यों ये स्टोन बन जाते हैं? हम जानते हैं कि लाइफस्टाइल जो है, बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल बहुत सारी चीज़ों की जड़ है। इसको भी यही वजह सबसे बड़ी मानी जाए किडनी स्टोन के पीछे भी? तो जैसा समझ लो, लोग सोचते जैसे पथरी है बाहर से हम खाने में जो जा रहे हैं वो जाके वो पथरी तो नहीं अटक रही। जो किडनी का जो कि जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं, किडनी के 4 फंक्शन, मेन फंक्शन होती है। एक होता है फर्स्ट, सबसे पहले वेस्ट रिमूवल। ये चारों फंक्शन में कहीं भी गड़बड़ हो, कहीं ना कहीं जाके पथरी बन जाते हैं। वेस्ट रिमूवल में समझ लो जो बिल्कुल सफाई क्लीन होना है, नहीं हुआ, कुछ अटक गए, वो धीरे धीरे अटक के वो मतलब एक ग्रैन्यूल से बन जाके फिर वो हार्ड हो जाती है, फिर स्टोन बन जाते हैं। सेकंड होती है एसिड बेस बैलेंस। जब समझ लो कोई लोग कम पी रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं, तो बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाती है। सो जो भी थोड़ा सा यूरिन बन जाए वो कॉन्सेंट्रेट बन के वो धीरे धीरे फिर गाढ़ा हो जाती है। फिर तीसरा हो जाती है वॉल्यूम का जो बैलेंस का, जो बॉडी के जो फॉर एग्जाम्पल 5 से 6 लीटर का जो खून होती है उसकी बैलेंस। कहने के मतलब हर 45 मिनट्स में एक बार पूरा बॉडी के जितने भी ब्लड होती है वो किडनी से फिल्टर होके जाती है। लगभग पूरा दिन में कितने बार जा रहे हो। तो जब इसमें कहीं ना कहीं हो रही है, फिल्ट्रेशन में हो रही है, तो कोई भी अटक जाती है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली छोटे चूरा अटक के फिर वो बन जाती है। फिर लास्ट में होता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो कोई भी सोडियम ज़्यादा ले रहे हो, नमक ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, कोई भी इस तरह का मीठा ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, वो अगेन द सेम। तो ये चारों फंक्शन में कहीं भी छोटा सा कोई भी गड़बड़ होती है। एक दिन में तो नहीं बनती। एक दिन में समझ लो कोई पेशेंट आ गया, मरीज आ गया, मेरा 10 mm का पथरी निकला, एक दिन में तो 10 mm पथरी नहीं बनती। शुरू तो कहीं ना कहीं 0.1 mm से ही बनती है। वो तो ग्रेजुअली एक पूरा जैसा घर का जो नाला मतलब सफाई होने में थोड़ा तक एक दिन में तो नहीं होता ना। तो उस वे किडनी को होती है। आयुर्वेद में ये पथरी को कहा जाता है अश्मरी।
अश्माइज मतलब एक पथरी है, इसको जैसा भी खाना पीना कई तरह का, बेटा कुछ लोग एक स्पेसिफिक डाइट ही लेते हैं, तो वो भी एक है। आज के डेट में डाइट में स्पेसिफिकली कोविड के बाद कुछ चीज़ ज़्यादा हुआ है, मतलब एक कॉम्बिनेशन, एक मतलब लोग फील दैट इट इज हेल्दी, बट एनीथिंग विच इज हेल्दी डजंट मीन दैट इट इज हेल्दी फॉर ऑल द पीपल थ्रू आउट द सीजन, थ्रू आउट द ईयर, ये नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आज के डेट में इवन स्टडीज़ भी आए हुए हैं रिसेंटली, एक 3-4 महीने पेपर में आ गए, जो जिनको ब्लैक टी नींबू डाल के पीने का, दैट इज द स्ट्रांगेस्ट प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। एंड जो कोविड के बाद कई लोग फॉर मंथ्स टुगेदर वो कंटिन्यूसली विटामिन सी लेते ही गए। अच्छा, वो कहीं ना कहीं ऑक्सीलेट को बॉडी में अब्जॉर्प्शन बढ़ा देती है, ऑक्सीलेट की मात्रा बढ़ जाता है। इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, कुछ भी अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा कर रहे हैं तो एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। एग्जैक्ट, बिल्कुल ठीक है। हम और भी पहलुओं पर बात करेंगे। डॉक्टर मनोज कुमार, जो अभी डॉक्टर दोरनाला ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप टाइप्स ऑफ स्टोन की अगर हम बात करें, क्या ये भी अलग अलग तरह के स्टोन्स होते हैं? बिल्कुल। क्या कौन से सामान्य बात की जाए तो 80% से ज़्यादा स्टोन्स कैल्शियम ऑक्सलेट, डाहाइड्रेट एंड मोनोहाइड्रेट होते हैं। अच्छा। बाकी जो कैटेगरीज है उसमें यूरिक एसिड स्टोन, सिस्टिंग स्टोन, ज़ैंथिंग स्टोन्स, तो बट जो मैक्सिमम स्टोन्स हैं दे आर मतलब कैल्शियम स्टोन्स होते हैं। बट लोगों के मन में एक मिथ होता है कि दूध में कैल्शियम होता है, हम दूध ज़्यादा पिएंगे तो स्टोन्स बन जाएंगे, बट एक्चुअल ऐसा में नहीं है। कैल्शियम क्या करता है, बॉडी में जाने के बाद वो ऑक्सलेट के साथ बाइंड कर जाता है, तो फिर वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट नहीं होते ऑक्सलेट्स, तो स्टोन्स फॉर्म नहीं होते। तो स्टोन प्रिवेंशन का सबसे इम्पॉर्टेंट एक जो है, डेली 1 ग्लास दूध पीना है कम से कम। जैसे सर ने बताया, कुछ मामलों में एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है, विटामिन सी का इनटेक इन मॉडरेट अमाउंट इट्स गुड, क्योंकि उसमें सिट्रेट होता है, एंड सिट्रेट इज इनहिबिटर टू द स्टोन्स। लेकिन अगर आप उसको मोर देन 1 ग्राम पर डे लेंगे तो वो ऑक्सलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो स्टोन्स बनाता है। तीसरा, पानी का इंटेक अच्छा होना चाहिए, दिन में एटलीस्ट 3 लीटर तक पानी पीना है, ताकि एटलीस्ट 2 to 2.5 लीटर यूरिन आए। अगर छोटा मोटे क्रिस्टल्स कोई बनते हैं तो फ्लश आउट हो जाते हैं। क्योंकि विटामिन सी की बात हो रही है, मैं पूछूंगी, आपने मोर देन 1 ग्राम थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। बिल्कुल। अगर नींबू पानी पी रहे हैं, जैसे अभी डॉक्टर दोरनाला ने भी बताया था, कितना नींबू पानी, 1 नींबू पी सकते हैं? थोड़ा सा आप आम लोगों के लिए आप बताएं, कितना सामान्य है, कितना? दिन में 2-3-4 ग्लास आराम से पी सकते हैं। अच्छा। उससे 1000 ग्राम क्रॉस नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। लेकिन जो अगर आप 2-3 टैबलेट्स के फॉर्म में लेते हैं, अच्छा, टैबलेट के फॉर्म में जो ले रहे हैं वो आपको सीमित मात्रा में लेना है। लेकिन अगर आप नींबू पानी पी रहे हैं डॉक्टर दोरनाला, तो कितना नींबू पी सकते हैं? कई लोग, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मोटापा भी एक बड़ी वजह है, उसके लिए नींबू पानी, शहद सबसे आम है। तो मैं इसीलिए चाह रही थी, अगर विटामिन सी की बात हो ही रही है, तो नींबू, 1 नींबू, 2 नींबू, कितने नींबू एक सामान्य व्यक्ति ले सकता है? मैडम 2 चीज़ें, एक तो है नींबू का पानी एज सच ले रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल है, जो नींबू है आप ब्लैक टी के साथ करोगे, वो तो नेचुरली इट इज़ अ डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। अगेन अदर फैक्टर भी है, लोग मोटापा कम करने के लिए शहद में भी नींबू डाल के देते हैं, उससे भी स्टोन बनने के चांसेस मैक्सिमम है, जो हमारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस कहती है। ठीक है, आप बात ऑक्सलेट बढ़ा देती है। ठीक है। खान पान पे भी हम आएंगे आगे, आप बात पूरी कीजिए डॉक्टर कुमार। थर्ड पॉइंट है, आपको जो सोडियम इंटेक है वो कम लेना है, ऊपर से एडिड सॉल्ट्स नहीं लेना। आजकल जंक फूड्स में, चिप्स में, सब में एडिड सॉल्ट्स होता है, तो वो सब नहीं लेना। उससे क्या होता है कि जो सोडियम ज़्यादा इंटेक लेने से कैल्शियम ज़्यादा एक्सक्रीट होता है, तो स्टोन्स बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। डॉक्टर पृथा, जैसे अभी डॉक्टर दोरनाला ने भी कहा कि एक दिन में तो किडनी बनेगी नहीं, वो माफ़ कीजिएगा, स्टोन बनेगा नहीं किडनी में, तो समय के साथ ये कहीं ना कहीं बन रहा है, लेकिन हमें जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी बाद में पता लगते हैं। कैसे जल्द से जल्द ये जाना जा सकता है कि कहीं किडनी में कोई स्टोन तो नहीं है, गुर्दे में कोई पथरी तो नहीं है? क्या सिम्टम्स होते हैं? ज़्यादातर तो पेशेंट्स जब अपना रूटीन चेकअप करवाते हुए रिपोर्ट लेके आते हैं, अल्ट्रासाउंड में आ गया, या किसी का हल्का फुल्का पेन भी हुआ तो एक्सरे करवा लिया, कहीं कमर में दर्द तो नहीं है, क्योंकि सिम्टम मोस्टली जो स्टार्ट होते हैं या तो बैक पेन के हिसाब से होते हैं, या बैक से आगे ग्रॉइन एरिया में, मतलब जांघ की तरफ पेन रेडिएट होती है। तो मोस्टली पेशेंट्स जो हैं वो इसी तरीके से आते हैं। लेकिन अगर स्क्रीनिंग की बात बोलें तो आज तक जो है हमने इसकी स्क्रीनिंग के तरफ ज़्यादा झुकाव नहीं है। जहाँ तक हम हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ की बात करते हैं, हम ज़्यादा स्क्रीनिंग उस ऐसे केसेस में ज़्यादा करते हैं रादर दैन किडनी स्टोन्स। तो सिम्टम्स जो आते हैं वो सडन कॉलिकी पेन, बहुत तेज़ दर्द, कमर का दर्द, कमर से आगे जांघ की तरफ आ रहा है दर्द, या कई बार कई पेशेंट्स होते हैं जिनको बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। तो उन केसेस में भी हमारे को कहीं ना कहीं एक अल्ट्रासाउंड या एक्सरे के यूवी रीजन जो हम बोलते हैं उसका करवा लेना चाहिए। एक सवाल हमारा लक्षण को लेकर ही था
ये सवाल हमें अमन खान ने भेजा है, माफ़ कीजिएगा, ये सवाल मुझे संजय लाल ने भेजा है हमें कार्यक्रम में, बाड़मेर से इनका ये सवाल है। और इन्होंने ये पूछा कि मुझे चलते समय पीठ के निचले हिस्से में दर्द होता है डॉक्टर दोरनला, मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो चुका है, तो ये जो दर्द है क्या मुझे किडनी में स्टोन हो सकता है, इनको ये डर है। तो ये सिम्टम की क्या है, ये क्या बताते हैं, क्या किस तरह के टेस्ट होने चाहिए इनके? अच्छा, नहीं, दोनों में तो सिंपल यही है, इवन गॉल ब्लैडर का भी स्टोन हो, किडनी का भी स्टोन हो, और बेसिक जो टेस्ट होते हैं अल्ट्रासाउंड के, एब्डोमेन के जो अल्ट्रासाउंड से पता चलता है। ठीक है, बट ये दोनों के स्टोन के अंतर है। ये कैल्शियम की जो किडनी में स्टोन होती है, वो जो कैल्शियम को, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, इट्स मैक्सिमम कैल्शियम बेस्ड होता है, वेयर एज देन गॉल ब्लैडर का कोलेस्ट्रॉल बेस्ड होते हैं। वो दोनों का अंतर है। ठीक है, तो दोनों का अंतर है। डॉक्टर मनोज कुमार, ये जो चलते समय पीठ के निचले हिस्से में दर्द, ये क्या बताते हैं? जैसे किडनी पेयर होती है राइट एंड लेफ्ट, तो वो इसमें क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है कि पेशेंट को जो पेन होता है राइट साइड होता है लेफ्ट साइड होता है। अच्छा। गॉल ब्लैडर सिर्फ राइट साइड होता है। तो अगर पेशेंट को राइट साइड पेन हो रहा है तब कंफ्यूजन होती है कि वो पेन गॉल ब्लैडर से अराइज कर रहा है या किडनी से अराइज कर रहा है। तब आप अल्ट्रासाउंड कराकर कंफर्म कर सकते हैं कि वो जो स्टोन्स है गॉल ब्लैडर में है या किडनी में है। प्लस कुछ पेशेंट्स जो डायबिटिक होते हैं, जो कि इंडिया में कॉमन है, उसमें क्या होता है, पेन नहीं होता, तो पेशेंट ना कभी कभी 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का स्टोन लेकर प्रेजेंट करता है अल्ट्रासाउंड के साथ कि जस्ट एक अल्ट्रासाउंड है इसमें, और उसको पेशेंट उससे आप पूछोगे तो कोई सिम्टम्स नहीं है, जस्ट एक बेसिक रूटीन अल्ट्रासाउंड कराया उसमें नज़र आ गया। अच्छा। और काफ़ी बार पेशेंट्स लेट प्रेजेंट करता है तो किडनी ख़राब तक हो जाती है। और साथ में एक सिम्टम, मतलब एक, जैसे मैम ने बताया, एक सिम्टम्स पेन है, दूसरा नो पेन लाइक इन डायबिटीज़, तीसरा हेमेचूरिया की तरह प्रेजेंट भी कर सकता है, पेशाब में खून आ सकता है। अच्छा, तो ये भी एक प्रेजेंटेशन होती है स्टोन की। ये जो आपने बात की थोड़ा गंभीर है कि पेन नहीं है, बिल्कुल, आपने जनरल टेस्ट कराया अल्ट्रासाउंड और उसमें आ गया है, और आपने ये बताया किडनी खराब भी हो सकती है, यानी उस स्टेज तक जाने पर भी आपको कोई सिम्टम नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि डायबिटीज़ पेशेंट्स में पेन नहीं होता। अच्छा। बिकॉज ऑफ न्यूरोपैथी, उनकी जो नर्व्स होती है डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो यानी जिनको डायबिटीज़ है उन्हें और ज़्यादा ध्यान सतर्क रहना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। डॉक्टर दोरनला, जो कुछ मैं आंकड़े पढ़ रही थी उसमें ये कहा जा रहा है कि 15 से 35 साल की उम्र वाले लोगों में स्टोन बन रहा है ज़्यादा, और जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? तो डायरेक्टली लिंक है जंक फूड की, जो इस पर्टिकुलर एज ग्रुप है, तो दीज डेज दे आर मोर प्रोन टू, जैसा घर का खाना कम हो गए, बाहर का खाना ज़्यादा हो गया, जैसा इवन जो जितने भी जंक फूड, एनीथिंग विच इज़ रेडी टू ईट, रेडी टू ड्रिंक, रेडी टू कुक, इन तीनों में ऐसे साल्ट्स ऐड किया जाता है। वो साल्ट्स यूजुअल रूटीन मात्रा से, फॉर एग्जांपल आई टेल यू ने, एक सिंपल 200 ml का कोल्ड ड्रिंक होते हैं, उसमें हम एक्चुअली शुगर की मात्रा से कन करते हैं, यू हैव एन 10 स्पून्स ऑफ शुगर इन द 200 ml ऑफ कोल्ड ड्रिंक, बट जब हम पीते वक्त तो पता तो नहीं चलता है। सो जब वो पता ना होने के लिए दे विल ऐड सम सच एन केमिकल में भी एक इस तरह का फॉस्फेट कैल्शियम के जो वेरिएंट्स वो डालते हैं, वो यू डोंट सेंस इट, बट व्हेन वो बॉडी में जाएगा, बट जो 10 चम्मच का जो चीनी का इफेक्ट है उतना तो करता है। तो दिस इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में आज के डेट में ये जो जंक फूड की जो होती है, जैसे मैंने बताया, रेडी टू ईट, रेडी टू ड्रिंक, रेडी टू कुक, इन तीनों में एक्सेस साल्ट्स होते हैं, एक्सेस शुगर भी होते हैं, वो डेफिनेटली डायरेक्ट पॉजिटिव वो है। ठीक है, इसके अलावा हाँ, प्लीज बताइए। बोलना चाहूँगी कि जोग्राफिकल एरिया जो है वो भी 2 बेल्ट हैं, स्टोन बेल्ट जो बोलते हैं हमारे इंडिया में, एक नॉर्थ इंडिया की में है और एक जो है टुवर्ड्स वेस्ट ऑफ इंडिया। सो गुजरात, राजस्थान, ये इलाके भी, और महाराष्ट्र का और मध्य प्रदेश का कुछ इलाके भी, वो सेकंड स्टोन बेल्ट मानी जाती है। तो वहाँ पे जोग्राफिकल रीजन से भी स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं लोगों में, एंड मोर सो इन मेल्स। ठीक है, यानी पुरुषों में ये मामले ज़्यादा आते हैं महिलाओं की तुलना में। डॉक्टर प्रथा, मैं समझना चाहूँगी थोड़ा, होम्योपैथी किस तरह से मदद करती है जब किडनी स्टोन की बात आती है? जैसे लक्षणों की बात करी तो अगर पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है एक अल्ट्रासाउंड के साथ विदाउट एनी पेन, कोई उसको तकलीफ नहीं हुई है, लेकिन एक रूटीन अल्ट्रासाउंड में उसका ये चीज़ आया है, तो हम मोस्टली मानते हैं कि 5 mm से कम का जो स्टोन है वो आप सिंपली उनको बताएं कि ज़्यादा पानी की मात्रा ज़्यादा लें, तो उसी से वो निकल सकते हैं। लेकिन अगर उससे ज़्यादा साइज़ में है, कोई पेन नहीं है, तो जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि हमारे को ये भी देखना चाहिए कि ये डायबिटिक पेशेंट तो नहीं है या कोई और कॉम्प्लिकेशन के साथ तो नहीं है, प्लस उनका खान पान, वो सारी चीज़ों को देखते हुए होम्योपैथी जो है एक मरीज़ को एज एन इंडिविजुअल ट्रीट करता है। तो उसके सिम्टम्स ओवरऑल, बाकी अगर कोई कंप्लेंट्स हैं, उन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए तो उस हिसाब से मेडिसिन सिलेक्शन करके दी जा सकती है। और अगर पेशेंट जो है विद सिम्टम्स, अगर लो बैक पेन या कमर में दर्द है उसके साथ में आ रहा है, अगेन उसने कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कराया है, तो वी शुड
एनालाइज कि भी डायग्नोसिस उसका पहले प्रॉपर होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली फर्दर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में अगेन सिम्टम्स आर द मेजर कंपोनेंट्स, जहाँ पे हम होम्योपैथिकली टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स लेके और उस इंडिविजुअल को क्या कौन सी मेडिसिन देना सूटेबल रहेगा। सो दैट्स द अप्रोच। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर मनोज कुमार, क्योंकि हमने जो फैक्टर्स बड़े खान पान को लेकर बताए, किसी किसी की फैमिली में हमने देखा है कि स्टोन की समस्या है, और एक सवाल भी इससे जुड़ा है कि मेरी फैमिली में हिस्ट्री रही है स्टोन होने की, तो क्या अनुवांशिकता भी एक बड़ा वजह होती है क्या किडनी स्टोन होने की? वो भी एक रीज़न होता है, बट लेकिन जो उसके जो कंपोनेंट है वो बड़ा कम है। अच्छा। तो जो मेन रीज़न है खान पान से रिलेटेड, प्लस अगर आप जैसे मैम ने बताया स्टोन बेल्ट में स्पेशली है तो वहाँ पे हार्ड वाटर होता है, तो वाटर इनटेक, एनवायरमेंटल इनटेक, इन सब का इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है रादर देन कि वो अनुवांशिक हो। अच्छा ठीक है। डॉक्टर दोरनाला, हम सब जानते हैं कि भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है और जो फास्ट फूड है वो एक बहुत ज़रूरी हिस्सा सा बन गया, बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग तक। आजकल हर कोई है कि हफ्ते में एक बार या महीने में 2-3 बार तो बाहर का खाना ही है। थोड़ा सा आप बताएं कैसे अपनी दिनचर्या को और अपने आप को ठीक से दिनचर्या करनी है, खान पान को ठीक रखना है, ताकि किडनी स्टोन जो है वो दूर रहे और किडनी हमारी स्वस्थ रहे। कौन सी मोटी मोटी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है? नहीं, ठीक है, जो टोटली मैं एग्री। हम भी कभी कभी चीटिंग की भी ज़रूरी है। तो हम जैसा पेशेंट से भी कहते हैं यार एवरी डे थ्रू आउट द साल आप अच्छे ही खाना खाएंगे, बॉडी को कैसे पता चलेगा आपने बुरा खाना खाया? तो दैट इज़ ऑल्सो नीडेड। बट पॉइंट जब आता है एनीथिंग विच यू आर डूइंग विच ऑन अ रूटीन रेगुलर बेसिस, ऐसा नहीं है जब आपने हफ्ते में महीने में एक बार खाया वो आपके स्टोन बन गए, वो ऐसे कभी भी नहीं होगा। अच्छा। तो एनीथिंग विच इज़ डूइंग एंड रिपीटेडली, तो आज कुछ लिया कल कुछ लिया, बट खाने के लिए नहीं मैंने बर्गर तो पिछले हफ्ते खाया था यार, अगले उसके नेक्स्ट डे तो बर्गर नहीं तो कुछ और खाया होगा, बाहर का पिज्जा खाया होगा, तो वो खा लेते। हाँ, बट खाने के लिए कहते मैं पिछले हफ्ते बर्गर एक ही बार खाया, बट अगले दिन तो कुछ खाया। सो इफ इट एनीथिंग विच इज हैपनिंग ऑन रेगुलर बेसिस, सो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम करती है, नॉट ओनली इन द किडनी स्टोन्स, एनीथिंग, इवन इफ यू टेक एन डायबिटीज ऑल्सो। तो इफ एट ऑल वो रूटीन में आ गया आपकी खान पीन में, जो रूटीन में वो दिक्कत होती है। एंड दूसरा, अब एक्चुअली जैसा आपने बताया भागदौड़ की, मतलब वर्किंग में भी है, तो नेचुरली कहीं ना कहीं वर्किंग में होते हैं तो पानी पीने के आते हैं यार। जब आप पानी पीना है, आप नहीं पी पाते ऑफिस में, जब पीना है तो नेचुरली तो 2-3 बार वॉशरूम ज़्यादा जाना पड़ता है, वो भी मतलब एक डिफिकल्टी डिस्कम्फर्ट होता है यार, पता नहीं पब्लिक टॉयलेट में जाएंगे तो इन्फेक्शन ना हो, तो वो भी एक होते हैं। फिर पानी का मात्रा कम हो गया, तो आप वो कहीं ना कहीं इट्स नॉट दैट ओनली द खान पीन का है, तो लाइफस्टाइल जैसे ये बता रहा हूँ, तो वी अवॉइड टू टेक मोर वाटर। तो नहीं, कहीं ना कहीं ये इश्यू आता है। यू टेक द फूड, बट खाने के साथ भी कहीं ना आगे पीछे जितना खाना डाइजेस्ट होने के लिए जितना पानी चाहिए उतना पानी ले रहे हैं क्या हम? नहीं ले पा रहे। तो पर्टिकुलरली ये सारे एक है ना कॉम्प्रेहेंसिव एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है। इट्स नॉट दैट आप एक ही चीज़ को आप हाईलाइट करके बोलते इसी का वजह से हो रही। अच्छा। तो कभी समझ लो आपने खा भी लिया, ठीक है यार, अकॉर्डिंगली फिर आपने कुछ वॉकिंग किया थोड़ा इस तरह का, आप समझ लो खा भी लिया, हेवी खा भी लिया, अब अगेन यू आर सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स ड्यूरेशन, जितना आपकी जो रूटीन से जो डाउन मूवमेंट्स होने वो भी नहीं हो पाएगा, तो वहाँ भी वो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। ठीक है। डॉक्टर कुमार, जो छोटे किडनी स्टोन होते हैं, किडनी स्टोन को लेकर ये कहा जाता है कि बहुत से बड़ी संख्या में लोगों में जो किडनी स्टोन है वो अपने आप निकल जाते हैं। बिल्कुल। ये क्या है, बताइए थोड़ा। इसमें ऐसा होता है कि साइज़ क्राइटेरिया होता है। जैसे यूरिन जो बनता है किडनी से बनकर यूरेटर में जाता है, यूरेटर एक बहुत ही सक्रिय नली होती है, तो उसमें क्या होता है लेस देन 7 mm स्टोन्स जो होते हैं कभी भी किसी पेशेंट में जाकर फंस जाते हैं। इसका एब्सोल्यूट मतलब ये मतलब नहीं है कि 10 mm के स्टोन्स पेशेंट पास नहीं कर सकता। अच्छा। कुछ ऐसे पेशेंट्स रहते हैं जो 10-12 mm तक के स्टोन्स पास कर लेते हैं, बट इन जनरल इन नॉर्मल पॉपुलेशन बात की जाए तो यूजुअली 7 mm से स्टोन जो होते हैं वो अपने आप निकल जाते हैं। 7 से छोटे वाले स्टोन्स, उनके लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, बस पानी का इंटेक इतना रखना है, दिन में 3 से 3.5 लीटर पानी पीना है, ताकि आपको यूरिन की जो मात्रा 2 से 2.5 लीटर के आसपास आए। दैट मीन्स कि किडनी में फंक्शन प्रॉपर हो रहा है, इतना अगर क्रिस्टल्स बनते हैं वो फ्लश आउट हो जाते हैं। अगर उससे स्टोन्स बड़े होते हैं तो फिर जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं किडनी में अप टू 2 सेंटीमीटर स्टोन्स, हमारे पास वेरियस थेरेपीज़ होती है लाइक शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, तो उसको हम स्टोन को छोटा कर चूरा बना देते हैं ताकि वो अपने रास्ते से निकल जाए। लेकिन अगर उससे बड़े स्टोन्स होते हैं तो दूसरी मेथड्स हैं लाइक PCNL, RIRS, तो वो ऑल दे आर ऑपरेटिव मेजर्स।
ठीक है, तो क्या कई बार ऐसा भी होता है जो आपने कहा अपने आप निकल जाते हैं कि हमें पता भी ना चले कि स्टोन बना था और वो निकल जाए, ऐसा भी होता है? ऐसा रिकरेंट स्टोन फॉर्मस में होता है। फर्स्ट टाइम होता है तो पेशेंट अपना टेस्ट कराएगा, उसको पता लग जाएगा कि उसको स्टोन है। फिर नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि उसको जो छोटा स्टोन है वो अपने आप पास आउट हो जाए, उसको पता भी ना लगे। पेशेंट डॉक्टर के पास तभी जाता है जब उसको सिम्टम्स आते हैं। ठीक है। तो बहुत बार होता है वो पेशेंट्स, अगर आप नॉर्मल यूरिन का रूटीन टेस्ट कराएंगे उसमें क्रिस्टल्स मिलेंगे, दैट मीन्स कि वो पेशेंट पास कर रहा है क्रिस्टल्स। तो वो एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, सिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि वो फंसा तो नहीं है। अगर फंसेगा तो पेन होगा, नहीं होगा तो नहीं फंसेगा तो पेन नहीं होगा। अच्छा, वो निकल जाएगा। ठीक है डॉक्टर प्रथा, जो हम अलग अलग फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने खान पान को लेकर बात की। एक जो बड़ा फैक्टर है कि जो लोग प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करते हैं उनमें भी क्या किडनी स्टोन की समस्या ज़्यादा हो सकती है? उन्हें थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है क्या? क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि सप्लीमेंट्स भी काफ़ी हैं, प्रोटीन का इंटेक काफ़ी बढ़ रहा है आजकल सप्लीमेंट के तौर पर। बात वही आ जाती है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। कुछ भी ज़्यादा मात्रा में लेंगे उसका कहीं ना कहीं नुकसान होता ही है। लेकिन प्रोटीन इंटेक ज़्यादा से ऐसा कुछ मेजर नहीं है, बट वही है, क्वांटिटी मैटर्स अ लॉट। और जैसे डॉक्टर साहब ने पहले भी बोला था, मेटाबॉलिक सिंड्रोम करके भी है कि जहाँ पे आप मसल बिल्डअप कर रहे हो या फिर आप फैट पे जा रहे हो, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का हाइपरटेंशन भी है, ओबेसिटी भी है। सो ये सारे फैक्टर्स हैं। तो प्रोटीन हेल्प्स इन टिश्यू बिल्डिंग एंड इफ इट इज़ अगेन गोइंग इन एक्सेस तो इट मे हार्म द बॉडी इन द सिमिलर मैनर। और हो सकता है कि जो हम, जैसे मैंने कहा कि सप्लीमेंट्स में वो प्रोटीन है या उसमें क्या और मिक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे ध्यान देना ज़रूरी है। वही जो डॉक्टर कोंडला ने भी बोला कि भाई उसमें आपके कोल्ड ड्रिंक में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उसी तरह से अगर हम प्रोटीन शेक्स की बात कर रहे हैं तो उसमें भी अलग अलग वेरिएंट्स हैं, जो प्रिजर्वेटिव्स हैं या कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं जो मतलब किडनी स्टोन बनाने में भी मतलब हानिकारक हो सकती हैं, बड़ी वजह हो सकती हैं। ठीक है डॉक्टर दोनोला, आयुर्वेद कैसे ट्रीट करता है किडनी स्टोन को? इसमें दो फैक्टर्स हैं, मतलब जिस तरह किडनी का जो भी स्टोन का पेशेंट आएंगे, एक तो साइज, एक तो लोकेशन। ठीक है, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं, एक तो किडनी, यूरेटर्स एंड ब्लैडर। कोई चीज़ चलो साइज थोड़ा बड़ा भी हो, ब्लैडर में है तो निकलने का रास्ता नज़दीक है, बाहर जाने का रास्ता नज़दीक है, वो थोड़ा सा ईजिली। जैसे यूरेटर का डायमीटर होती है 6 to 7 mm। मान लो कोई स्टोन है 5 mm, जब 6 to 7 mm से नीचे जाने के लिए ईजी है, बट उसमें भी 2 जंक्शन पॉइंट होते हैं। जो किडनी से जोड़ा जाता है यूरेटर, एक तो ब्लैडर से जोड़ा, वहाँ थोड़ा सा उसकी mm 1-2 कम होते हैं, वहाँ अटकने के चांसेस है। अच्छा, जब वो अटक जाता है, वो रास्ता ब्लॉक होता है, इससे तो सारे पानी इकट्ठे होकर उल्टा होकर एक हाइड्रोनेफ्रोसिस कंडीशन होती है, उससे किडनी में पानी भरने लगता है। वो उस टाइम जब पेन आते हैं, वो यूजुअली जो भी पेशेंट आते हैं, जब उस टाइम ब्लॉक हो गए, किडनी में पानी भरने लग गए, वो इतना सीवियर पेन होता है, यूजुअली उस टाइम पेशेंट रिपोर्ट करते हैं, डॉक्टर साहब मुझे इतना सीवियर पेन होगा। एंड जो मतलब पूरा दुनिया में जो सीवियर पेनों में एक माना जाता है रीनल कॉलिक। अच्छा, मतलब एक सीवियर पेन्स में उसे मैं उस टाइम को पेशेंट को पता चलता तो एक्सपीरियंस करते यार, बस यार ऐसे पेशेंट कहते हैं सर मैं उस टाइम मर गए थे। सो ये है। एंड दूसरे एक होते बिल्कुल टॉप किडनी में, तो जैसे जैसे बाहर जाने का रास्ता के जो स्टोन जो है, फॉर एग्जांपल 10 mm का स्टोन मान लेते, जो ब्लैडर में होगा वो थोड़ा जल्दी निकलने में थोड़ा सा इजी। मेडिसिन कई हैं जो 2 तरह का, आयुर्वेदिक का मेडिसिन जितने भी है, जो खान पान का भी मेडिसिन में 2 तरह का है। आप समझ लो जैसे भी जो भी सर्जिकल है, जो 10 mm का स्टोन है वो हमने छोटा कर दिया, वो निकल गया, बट जो स्टोन बनने का जो मैकेनिज्म बैक एंड से चल रहे हैं, वो मैकेनिज्म तो ब्रेक तो नहीं हुआ ना, तो ये तो निकल गया, फिर वो मैकेनिज्म वैसे चल रहे हैं, वो तो फिर चूरा इकट्ठे होते होगा फिर बन जाएंगे। तो आयुर्वेदिक दवाई 2 बैक एंड मैकेनिज्म में भी काम करता है। इससे जैसे समझ लो 10 mm का स्टोन है, जैसे हमने एक दवाई दिया, इससे बैक एंड मैकेनिज्म ब्रेक होती, क्या होगा, जो स्टोन का भी ताकत मिल रही है, तभी तो 1 mm 2 mm हो गए, 2 4 हो गए, 4 6 हो गए, मतलब कहीं ना कहीं से ताकत मिल रही, वो ताकत रोक दो, ये इनको ताकत मिलना है, ये फिर ये धीरे धीरे ड्राई हो जाती है। ड्राई होने के बाद वो अपने आप चूरा होकर फिर वो धीरे धीरे छोटे छोटे होकर बाहर निकलते हैं। ठीक है, कुछ सवाल ले लेते हैं हम। ये जो सवाल है ये हमारे पास किरण श्रीवास्तव का है, कानपुर से इन्होंने ये सवाल पूछा है। इनका कहना है कि मेरी उम्र 45 साल है, मेरी लेफ़्ट किडनी में 1.2 mm का स्टोन है, मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मैं फैसला नहीं कर पा रही हूँ कि सर्जरी करवाएं या फिर आयुर्वेदिक इलाज के ज़रिए से ठीक किया जा सकता है। ये कानपुर से किरण श्रीवास्तव का सवाल है। डॉक्टर मनोज कुमार, आप इन्हें क्या सलाह देंगे?
लेफ्ट किडनी में 1.2 सेंटीमीटर का स्टोन है, 1.2 सेंटीमीटर। तो जैसे मैंने बताया 1.2 सेंटीमीटर स्टोन अपने आप निकलने के चांसेस कम है। तो अगर पेशेंट को सिम्टम्स है तो हम पेशेंट को पहले इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे इन द फॉर्म ऑफ NCCT KUB। उससे क्या होता है, स्टोन की कॉम्पोजिशन पता लग जाती है इन द फॉर्म ऑफ हाउंसफील्ड वैल्यू। अगर स्टोन की हाउंसफील्ड वैल्यू कम है, 1000 से कम है, तो दैट मीन्स कि वो सॉफ्ट स्टोन है। तो हमारी जो शॉक वेव लिथोट्रिप्सी थेरेपी होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो अगर मैं तो इनको ये एडवाइस करूँगा कि वो CT कराकर अपना HU वैल्यू पता करे। अगर वो 1000 से कम है तो हम शॉक वेव्स दे सकते हैं। तो अगर सॉफ्ट स्टोन होता है तो 1 या 2 सिटिंग में चूरा होकर वो अपने आप यूरिन के रास्ते निकल जाता है। उसमें पेशेंट को एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती, जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती। OPD डे केयर प्रोसीजर होता है, OPD बेसिस पे हो सकता है। ठीक है। तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है इनके केस में। इतना ये जो स्टोन है 1.2 सेंटीमीटर का, इसको लेकर ये जानना ये भी चाह रही हैं कि आयुर्वेद के ज़रिए कैसे ठीक किया जा सकता है? सो ये इफेटर वो उनकी स्टोन है, तो वेदर ही इज कंप्लेनिंग द पेन नहीं है वो मैटर है फर्स्ट। तो जो भी कोई भी पेशेंट हो इरेस्पेक्टिव प्रॉब्लम प्रेजेंटिंग कंप्लेंट इफेटल पेन है तो पेन हैज टू बी मैनेज्ड। इफेटल सीवियर पेन है तो विल टेक इन एड ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। अच्छा। एंड द बैक एंड जो मेडिसिन हम जो भी दे रहे हैं वो अगेन जैसे मैंने बताया लोकेशन उसके मैटर्स, वेदर इट इज इन द ब्लैडर, इट इज इन द यूरेटर, इधर इन द किडनी। इफेटल यूरेटर में हो तो नेचुरली एड्रोनेफ्रोसिस इतना साइज में तो होना ही होना है। ब्लैडर में होते चांसेस कम है। तो डेफिनेटली एक मेडिसिन विल टेक इन एवरीथिंग, विंडो पीरियड हम 45 डेज का लेते हैं। 45 डेज मेडिसिन दे के वी रिपीट द अल्ट्रासाउंड। फिलहाल उसमें हम पॉजिटिव दिख रहे हैं, देन वी विल गो फॉर विथ मेडिसिन और एल्स वी रेफर हिम टू द फर्स्ट सर्जरी। ठीक है। अगला सवाल अजीत शर्मा का बिलासपुर से है। इनका कहना है कि मुझे बार बार किडनी में स्टोन की समस्या हो जाती है, मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी थेरेपी मेरे लिए अच्छी साबित हो सकती है? डॉक्टर पृथा, मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा बताइए। आपने तो बताया कि बार बार जो होता है आयुर्वेद कैसे उसे रोक सकता है, उस पर हम आएंगे। अजीत जी ये जानना चाहते हैं कि बार बार किडनी में स्टोन की समस्या होम्योपैथी कैसे मदद कर सकती है? फिर इसी चीज़ पे आएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पर्सन, कि एक इंडिविजुअल का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और उसका ये चीज़ जो रिकरेंट एपिसोड्स हैं वो किस वजह से हो रहे हैं। तो उसका अंडरस्टैंडिंग के साथ में, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि देयर इज़ अ मैकेनिज्म विच इज़ हैपनिंग, है ना, उसकी वजह से वो बार बार स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको कहीं उस साइकिल को हमारे को ब्रेक करना है। सो होम्योपैथिक मेडिसिन आर ऑल्सो सिलेक्टेड ऑन इंडिविजुअलाइज बेसिस एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। उस पर्सन का कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली अगर हम मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं तो ये मैकेनिज्म जो बार बार रिकरेंस ऑफ स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है उसको भी ब्रेक कर सकता है और अच्छा कारगर रहेगा इसमें। ठीक है डॉक्टर दोनों। ये बार बार होने का तो नेचुरली जैसे मैडम कह रही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल, थोड़ा सा मैं दूसरा कहना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लैंड वेयर ही इज लिविंग। समझ लो जैसे मेरे पास कुछ पेशेंट्स थे उस जगह से, वहाँ कैल्शियम की ग्रेनेट्स हैं बिलासपुर, हाँ यहाँ भी है, मतलब अदरवाइज आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तो वहाँ का जो भी आता है समझ लो 10 में तो 6 से 8 को तो होना ही होना है। अच्छा। वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लैंड वेयर इज लिविंग, तो नेचुरली वहाँ जो पानी आएगा उसमें तो मात्रा ज़्यादा रहेगा, तो नेचुरली वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। सो उसको उसमें इफेक्ट वो तो वहाँ से तो छोड़ के तो नहीं जाएगा, बट उस सेंस में हम डाइट में ऐसे मॉडिफिकेशन देंगे। फॉर एग्जांपल मोटा अनाज है, उसकी अल्कलिनिटी ज़्यादा होती, जो स्टोन जैसे भी पानी पीने के जो भी बन रहे हैं वो इट जो उसके जो एसिडिटी जो भी बन रहे हैं उसको नलीफाई करते रहेंगे। अच्छा। वो कहीं ना कहीं हम ऑल्टरनेटिव, वो तो उसको हम पेशेंट को ये नहीं कह पाएंगे यार तो वो देश छोड़ के दूसरे देश में जाओ, वो तो होगा ही नहीं। तो नेचुरली इस तरह का हम तो डेली रूटीन में जो रेसिपीज लाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब अगले सवाल पे हम आते हैं। अगला सवाल हमें पूछा है वीरेंद्र कुमार ने रांची से, और इन्होंने कहा है कि इनकी उम्र 28 साल है और मेरे परिवार में किडनी स्टोन की समस्या रही है, मुझे अभी तक पथरी की कोई शिकायत नहीं हुई है, क्या आगे जाकर मुझे ये समस्या हो सकती है, क्या सावधानियां मैं रखूं? डॉक्टर मनोज। सावधानी के लिए प्रिवेंशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। पानी 3 लीटर तक लेना है डेली, ताकि यूरिन की जो क्वांटिटी है 2 से 2.5 लीटर रहे। डेली 1 गिलास दूध कम से कम लेना है, खाने में नमक कम लेना है, नींबू संतरा डेली लेना है। तो ये जो 3-4 चीज़ें हैं प्रिवेंशन के लिए, जिससे कि आगे स्टोन्स ना बने। और बाकी रेगुलर फॉलोअप, अगर सपोज जैसे मैंने बताया डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो उनको पेन नहीं होगा तो अल्ट्रासाउंड पे पिक होगा वो, तो रूटीन चेकअप कराना है, अपने डॉक्टर से मिलते रहना है रेगुलरली। जो ये रूटीन चेकअप है, जैसे हम जानते हैं कि कहा जाता है डेंटिस्ट को इतने महीने में दिखा लीजिए, आप आंखें इतने महीने में ज़रूर चेक करा लीजिए, किडनी के लिए क्या टेस्ट है, क्या आप एडवाइस करेंगे? कि अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो फर्स्ट टाइम वो डॉक्टर के पास तभी जाता है जब उसको कोई सिम्टम्स आते हैं। हाँ। तो उसके लिए तो हम रूटीन चेकअप एडवाइस नहीं करते, वो एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप
जो पेशेंट जहाँ पर भी जॉब कर रहा है वहाँ पे होता है, उसमें अगर कुछ पिक होता है देन वो हमारे पास आ जाता है पेशेंट। अदरवाइज अगर कोई रिकरेंट स्टोन फॉर्मर है तो इनिशियली हम उनको एवरी 3 मंथ्स फॉलो करते हैं। देन अगर 2 साल तक कोई स्टोन नहीं बन रहा तो फिर हम ड्यूरेशन बढ़ाकर 6 महीने कर सकते हैं। फिर भी नहीं बन रहा तो हम उसको और ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे। तो अगर आप रिकरेंस की बात करें तो 7% पर ईयर होती है। तो अगर एक बार स्टोन किसी को बन गया तो 5 years डाउन द लाइन 35% चांस है दोबारा बनने के, और 10 years डाउन द लाइन 50% चांस है। तो मतलब अगर किसी को एक बार स्टोन बन गया तो 50% केसेस में दोबारा बनने के चांस है। अच्छा। तो इसलिए फॉलोअप इम्पॉर्टेंट है। इनिशियली फॉलोअप हमारा थोड़ा स्ट्रिक्ट होगा, क्लोज होगा, बाद में हम उसका गैप इंक्रीज कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। डॉक्टर प्रीता, थोड़ा सा जब हम टेस्ट की बात कर रहे हैं, मैं चाहूँगी, जब आजकल क्या है, एक हम जान रहे हैं बहुत सारे ऑफर्स भी होते हैं कि आप कंप्लीट हेल्थ चेकअप कराइए, जिसके लिए ज़्यादातर लोग जाते हैं। उस टेस्ट में भी क्या ये पता लग जाता है कि किडनी में स्टोन है या नहीं है? वैसे ही किडनी फंक्शन टेस्ट करवाना अच्छा रहता है। उसके साथ में यूरिन एनालिसिस, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन वो भी है। अल्ट्रासाउंड यूजुअली वो रूटीन जो कॉम्पैक्ट एक आपको ऑफर मिलता है उसमें अल्ट्रासाउंड भी कवर अप हो जाता है। तो इन 3 चीज़ों से आपका एक अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ किसी को किडनी स्टोन है या होने के चांसेस हैं, वो चीज़ पता लग सकती है। एक और चीज़ है, विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है आज। किसी का भी करवाएंगे तो विटामिन डी डेफिशिएंसी है, और हमारे को पता है कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन और विटामिन डी का क्या लिंकेज है। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से भी कैल्शियम जो है हमारे ब्लड में सर्कुलेशन में रहता है, और जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि एवरी 45 मिनट्स टू 1 आवर किडनी जो है हमारी एक छलनी की तरह है, तो वो हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए या छानने में हेल्प करती है। तो उस कंटेक्स्ट में अगर कैल्शियम की मात्रा ब्लड में सर्कुलेशन में ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं वो भी एक रीज़न बन सकता है। सो सीरम कैल्शियम लेवल्स एंड विटामिन डी लेवल्स वो भी हमारे इन्वेस्टिगेशन में पार्ट में आ जाते हैं। ठीक है डॉक्टर दोनों, कई लोगों को, जैसे एक तो डायबिटीज़ वाला मामला बताया था कि दर्द नहीं होता, लेकिन कई लोगों को स्टोन है और उन्हें कुछ परेशानी नहीं हो रही है, उन्हें पता है स्टोन है। एक मेरे कोलीग है, उन्हें भी ये समस्या है कि स्टोन है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या उनका ये सवाल था कि इलाज कराना चाहिए, सर्जरी कराना चाहिए, क्या कराना चाहिए, या फिर जब तक कोई सिम्टम ना दिखे तब तक शांत रहना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसे नहीं। जो अब मैं सच बताएंगे तो सिम्टम फ्री रहना भी वो ठीक नहीं है। अच्छा, पॉइंट ये है, अब जब सिम्टम फ्री आप बिल्कुल बस हो गया, अरे कुछ नहीं हो रहा है, अब ऐसे सिचुएशन आएगा, पता चलेगा वो आपके हाथ से निकल गए, तो वो जो स्टोन जो बन गए वो खाली तो नहीं बैठेगी। एक्चुअली जो सराउंडिंग टिश्यू, किडनी टिश्यू होगा, पैरेंकाइमल टिश्यू होगा, उसने कहीं ना कहीं तो इरिटेट करते रहेंगे। एनीथिंग विच इज क्रॉनिक इरिटेशन फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन, तो व्हाट विल हैपन नोबडी नोस, बट एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। तो जब है तो किसी ना किसी सिंपल होती है। इवन अच्छा आयुर्वेद में भी मेडिसिन है एक सिंपल, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, पानी भी सही अच्छे से मात्रा में रखो, तो एक डाउन द लाइन 2-3 महीने फॉलोअप करके देखो, वो सेटल डाउन हो जाएंगे। ऐसे ही छोड़ना वो एडवाइजेबल नहीं। ठीक है, थोड़ा मैं चाह रही थी कि मॉडर्न मेडिसिन के ज़रिए जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में आप थोड़ा और डिटेल में बताएं किडनी स्टोन को लेकर, डॉक्टर मनोज। तो जैसे सर ने बताया था, किडनी स्टोन्स का जो ट्रीटमेंट है लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, प्लस साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो किडनी स्टोन्स का ट्रीटमेंट अलग है, और जो यूरेटर में स्टोन्स है उसका ट्रीटमेंट अलग है, ब्लैडर स्टोन्स का ट्रीटमेंट अलग है। अच्छा, तो आप मेरे से मतलब क्या चाह रहे हैं कि मैं तीनों बताऊं? थोड़ा थोड़ा अगर आप बताएं मोटे तौर पर कैसे होता है ट्रीटमेंट। तो अगर हम किडनी से स्टार्ट करते हैं तो किडनी में जो है साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 2 सेंटीमीटर से ऊपर का स्टोन है तो उसमें हम PCNL करते हैं, मतलब किडनी में एक छोटा सा छेद करते हैं स्टोन्स को निकालने के लिए, क्योंकि वो उसमें क्या होता है, स्टोन जैसे मैंने बताया बड़ा स्टोन है इसलिए वो नहीं निकलता, इसलिए उसको छोटा करके चूरा बनाकर निकालना होता है। ठीक है, अगर 2 सेंटीमीटर से छोटा स्टोन्स है तो एक थेरेपी शॉकवेव लिथोट्रिप्सी जो मैंने आपको बताया, और दूसरी थेरेपी है एक RIRS। उसमें क्या होता है, हम नॉर्मल यूरिन के पैसेज से ही दूरबीन डालकर लेज़र की हेल्प से स्टोन को एकदम चूरा कर देते हैं, फिर वो नॉर्मल रास्ते से अपने आप निकल जाता है। तो मोटा मोटा अगर पूछे तो किडनी के लिए ये थेरेपीज़ है। यूरेटर में फंस जाएगा तो हमारे पास कुछ ऐसी ड्रग्स है जिससे क्या होता है, यूरेटर का जो डायमीटर है बढ़ जाता है। तो अगर 6 mm का 7 mm का स्टोन अगर कोई फंसा है, डायमीटर अगर हमने उसको इंक्रीज़ कर दिया तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं निकलने के। तो पहले हम मेडिकल थेरेपी ट्राई करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 वीक्स। अगर वो फेल हो जाती है तब हम एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट लेते हैं, उसको भी हम दूरबीन की विधि से ही थ्रू नॉर्मल पैसेज स्टोन को लेज़र की हेल्प से चूरा बनाकर
बनाकर निकाल सकते हैं। तीसरा, अगर ब्लैडर में स्टोन्स है तो ब्लैडर में हमें क्या देखना होता है कि जो पेशेंट है, ऐसा तो नहीं है एल्डरली है, एल्डरली में क्या होता है प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम होती है। तो अगर स्टोन जो है प्रोस्टेट की वजह से बना है तो हम उसको प्रोस्टेट का भी ऑपरेशन करते हैं, साथ में ब्लैडर का भी में जो स्टोन बना है उसका भी ऑपरेशन करते हैं। उसमें भी साइज़ के हिसाब से है, अगर छोटा स्टोन होगा तो हम दूरबीन की विधि से निकाल सकते हैं, अगर बड़ा स्टोन होता है तो कभी कभी ओपन सर्जरी भी करनी पड़ती है हमें। ठीक है डॉक्टर प्रथा, जैसे हम जानते हैं कि डायबिटीज़ अगर किसी को है या बीपी है तो उससे जुड़ी और समस्याएं हो सकती हैं। डायबिटीज़ है तो आपकी आंखों की रोशनी कम हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। किडनी स्टोन के मामले में भी कितनी गंभीरता बढ़ सकती है? क्या आप बाकी भी चीज़ें हैं जिन्हें प्रभावित कर सकता है किडनी स्टोन? सबसे बड़ी बात है कि डायबिटीज़ का एक मेजर कॉम्प्लिकेशन जो है वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, जिसमें किडनी डैमेज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और उसके ऊपर से स्टोन फॉर्मेशन है तो ये बहुत ही गंभीर है। तो उस लिहाज से पेशेंट का शुगर लेवल्स कितने हैं और किडनी में किस तरह से इफेक्ट हो रहा है और किडनी डैमेज हो रही है, कोई किडनी फंक्शन टेस्ट या रीनल फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, उससे भी क्रिएटिनिन लेवल्स क्या हैं, कहीं क्रोनिक किडनी डिजीज़ की तरफ तो नहीं बढ़ गया है पेशेंट। अच्छा। वो जानना ज़रूरी है। ठीक है, एक सवाल फ़िलहाल हम और लेंगे। ये सवाल हमारे पास आया है और इसमें इन्होंने पूछा है, रीना ठाकुर का ये सवाल है देहरादून से। इन्होंने पूछा है कि मेरी उम्र 43 साल है, मैं कई साल से किडनी की समस्या से पीड़ित हूँ, मुझे क्रेटिनिन काफ़ी ऊपर नीचे होता रहता है। 1 महीने पहले मुझे 3 मिलीमीटर के 3 स्टोन हुए थे, मुझे क्या करना चाहिए डॉक्टर मनोज? इसमें मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि इनको साथ में और कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़? क्योंकि अगर एक किडनी में स्टोन है, दूसरी किडनी आपकी नॉर्मल काम कर रही है तो क्रेटिनिन बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक किडनी सफिशिएंट होती है क्रेटिनिन को मेंटेन करने के लिए। अच्छा। अगर बाय चांस स्टोन्स दोनों किडनी में है जिसकी वजह से किडनी में ब्लॉकेज है, हाइड्रोनेफ्रोसिस बढ़ गया, तब क्रेटिनिन बढ़ सकता है। तो अगर मैं एज्यूम करके चलता हूँ एक ही किडनी में स्टोन है और क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, तो डेट मीन्स कि इनको कोई ना कोई मेडिकल प्रॉब्लम है जिसका इफेक्ट दूसरी किडनी में पड़ रहा है, तो उसको पहले ट्रीट करना चाहिए। और जैसे कि साइज़ बताया आपने 3 mm का स्टोन है, तो उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप निकल जाएगा। ठीक है डॉक्टर दोनला, किडनी स्टोन के मामले में भी हमने देखा है जगह जगह जो है वो इलाज के लिए एड्स देखते हैं कि हमारी दवा से स्टोन निकाल लीजिए। किन बातों का ध्यान रखना है ऐसे लोगों पे अप्रोच करते? नहीं, ऐसे जो है इट्स नॉट दैट हम एग्जैक्टली ये भी नहीं कह सकते वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। देयर आर इफेक्टिव प्रैक्टिसेस देयर, बट कहाँ कौन से इफेक्टिव है कितने में वो नहीं होता है। बट उनके पास जाते मतलब क्लाइंटेल का 10 क्वेश्चन नहीं होते, जब डॉक्टर के पास आता है वो 100 क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा। उनके पास जाते हैं, जो वो खोलते हैं वो सुन के आते हैं। बट पॉइंट अगेन द सेम, इफ एट ऑल कोई 6 mm का है 6 mm का है स्टोन है, उसने ऐसी कोई भी प्लेसिबो ही दिया, मान लो कह रहे ये दवाई खाओ सुबह से शाम तक डेली 4-4 लीटर पानी पियो, वो तो वैसे निकल जाएगा। अच्छा अच्छा। अब ठीक है, जो पब्लिक का जो भी लिया वो परसेप्शन होता है यार ठीक है यार वो जो भी XYZ जिसने दवाई दिया उससे निकल गए, तो 10 लोगों को बोलेगा, तो इस तरह का चले आता है। बट पॉइंट इज द सेम। तो एक बेसिक टेस्ट है, वो ऐसा कोई बड़ा टेस्ट नहीं है, जो अल्ट्रासाउंड भी करा लेंगे पता चलता है इससे कोई पानी तो भरा नहीं। प्रॉब्लम जहाँ आती है, इफ एट ऑल देयर इज एन हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रोनेफ्रोसिस इफ इट इज़ फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ओवर द 3 months, उससे डेफिनेटली धीरे धीरे आपका किडनी डैमेज होने के चांस है, जब वो इरिवर्सिबल है। किडनी स्टोन तो चलो इसमें कोई बन गया निकाल दे, वो क्या कहता है दोबारा बन गया तो दोबारा भी निकलेगा। जब एक बार किडनी मतलब क्रॉनिक किडनी डिसीज हो गए, डैमेज हो गए, वो रिवर्सिबल है ही नहीं। तो अननेसेसरी जो चीज़ हमारे हाथ में है, जब हाथ से क्यों निकालें? ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है। और डॉक्टर मैं क्योंकि युवाओं की जब बात हो रही है, हम जानते हैं जैसे मैंने प्रोटीन सप्लीमेंट्स को लेकर कहा, बाकी अपने आप भी आजकल लोग सप्लीमेंट्स काफ़ी लेने लगे हैं, स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल भी काफ़ी हो रहा है, ये सब कुछ कितना किडनी को डैमेज कर सकता है, खासकर स्टोन को लेकर? प्रोटीन्स मॉडरेट अमाउंट में बॉडी के लिए अच्छा है। लाइक अगर बात करें 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस होता है, तो अगर 60 केजी का पर्सन है नॉर्मल जो एवरेज बिल्ड होता है, तो 60 ग्राम प्रोटीन डाइट में होना चाहिए। उससे एक्सेस लेगा तो वो नुकसान करता है। तो इसलिए जो एडिशनल सप्लीमेंट है, अगर कोई मतलब ठीक है जिम जा रहा है अपना मसल्स बिल्ड करना चाहता है, उसमें वो ठीक है, बट वो स्टेरॉइड सप्लीमेंट यूजुअली एज अ डॉक्टर हम लोग एडवाइस नहीं करते, बट जिम ट्रेनर यूजुअली देते हैं, क्योंकि उनको अपने रिजल्ट शो करने होते हैं विद इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम।
और वो भी एक तरह से जो एक्सपर्ट्स हैं वो नहीं, आजकल हर कोई एक्सपर्ट बन के वो स्टेरॉइड्स कहीं ना कहीं बता रहा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है इन मामलों में अगर देखा जाए तो। क्या चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है डॉक्टर दोनाला, क्योंकि जब स्टोन होता है ज़्यादातर सुना जाता है बीज वाली चीज़ें नहीं खाइए, बैंगन नहीं खाइए, भिंडी नहीं खाइए, किन चीज़ों से दूरी रखनी है जिनको स्टोन की समस्या होती है? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज नट्स एंड सीड्स, जो आज के डेट में ट्रेंड एंड फैशन चल रही है। अच्छा, नट्स एंड सीड्स ये दोनों तो वो स्ट्रिक्टली अवॉइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं दीज डेज बढ़ने का इट्स नॉट दैट एवरीथिंग हम जंक में डाल रहे हैं। तो हम कहते नहीं जो भी घर में खा रहे हैं, तो ड्राई नट्स एंड सीड्स भी तो घर में ही तो खाते हैं, वो कौन सा कम है? तो नेचुरली वो इमीडिएटली है। सेकंड वन इज लीफी वेजिटेबल्स, उससे ऑक्सीडेंट कंटेंट ज़्यादा होते। एंड तीसरा जो मैंने बताया जो नींबू एक्चुअली है ना, नींबू एक अलग से लेना अच्छा होता है, इसलिए उसमें हम जब नींबू भी एज सच उसमें हम कहते हैं जस्ट पुट इन ए पिंच ऑफ नमक एंड पिंच ऑफ चीनी। एंड अदरवाइज इफ यू आर टेकिंग नींबू विथ एन ब्लैक टी एंड हनी तो उससे बन जाएगा। है तो नींबू ही है, अब वहाँ उस केस में आप नींबू को नहीं बदनाम कर सकते। तो ऑड कॉम्बिनेशन ऑल्सो लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्टोन। आयुर्वेद के हिसाब से हनी और नींबू साथ में लेना ठीक नहीं है। और लॉन्गर ड्यूरेशन, चलो एक दिन में लेते ही कुछ नहीं होंगे तो स्टोन नहीं बनेंगे, बट पीपल टेक्स फॉर ईयर्स टुगेदर, वो कहीं ना कहीं बन जाता है। दैट टू गर्मी में, यूजुअली गर्मी में आयुर्वेद स्ट्रांगली कंडेम्स हनी इनटेक। और उसी गर्मी में आप हनी भी ले रहे हो, उसमें साथ नींबू करके ले रहे हो, वहाँ तो पक्का बनना ही बनना है। ठीक है, अब हम एक सवाल और शामिल करेंगे। ये सवाल हमारे पास है अमन खान का, लखनऊ से। इनका कहना है मेरी उम्र 35 साल है, मुझे 2 से 4 mm की एक पथरी है, मैंने स्टोन निकलवाया नहीं है, खाना खाने के बाद हल्का दर्द होता है और एक दिन बहुत ही तेज़ मुझे दर्द हुआ, ऑपरेशन से अलग क्या उपाय किया जा सकता है इसे लेकर डॉक्टर मनोज? 2 से 4 mm की स्टोन, अगेन वही लेस देन 7 mm स्टोन्स हैं तो अपने आप निकल जाने के पूरे चांस हैं। इनका ये कहना है कि एक बार इनको बहुत ही ज़्यादा तेज़ दर्द हुआ, बिल्कुल, और खाना खाने के बाद इन्हें हल्का दर्द होता है, बहुत हल्का मीठा। अगर वो खाने से लिंक है तो हो सकता है कि वो दूसरा कंपोनेंट ना हो, जैसे गॉल स्टोन्स ना हो या गैस्ट्राइटिस ना हो, तो वो वाली चीज़ भी रूल आउट करनी होगी, क्योंकि खाने का लिंक नॉर्मली स्टोन्स के साथ नहीं होता। अगर आप कुछ ऑयली हैवी डाइट ले रहे हैं तो दैट मीन्स कि वो गॉल स्टोन्स की साइड ज़्यादा इंडिकेट करता है। ठीक है, 4 mm का स्टोन किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है। और डॉक्टर प्रथा, आजकल हम जान रहे हैं कि इंटीग्रेटेड अप्रोच बहुत ज़्यादा है, क्या बाकी अगर किडनी स्टोन को लेकर बाकी पैथी की दवाइयाँ चल रही हैं तो होम्योपैथी का सहारा भी साथ में लिया जा सकता है, उसका कितना फ़ायदा होगा? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। हाइपरटेंसिव पेशेंट है, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटिक है, अपना रेगुलर स्टैंडर्ड केयर ट्रीटमेंट ले रहा है, सो उसमें एड ऑन होम्योपैथी बिल्कुल की जा सकती है। उसमें कोई आपस में इनका कोई मतलब ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से उस पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि होम्योपैथी को लेकर ज़्यादातर कहा जाता है कि परहेज़ बहुत ज़्यादा है दवाइयों को लेने में। परहेज़ सिर्फ इतना है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है बोलते हैं कि खाना खाने से आधा घंटा पहले लेनी चाहिए, खाने के बाद या खाने के साथ में नहीं लेनी चाहिए। और बाकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग चीज़ें जैसे कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन लोग खाने में लेते हैं, स्पेशली हाइपरटेंसिव जो हैं या जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, वो लहसुन की तुरी एक खाते हैं सुबह में, तो उसमें थोड़ा सा कि भी उस गंध से भी हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन का इफ़ेक्ट जो है वो कम होता है, इसलिए परहेज़ का कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद एक सवाल हम और लेंगे जो कि आज कार्यक्रम का आखिरी सवाल होगा। ये सवाल पूछा है, मुझे चलते समय पीठ के निचले हिस्से में दर्द होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो चुका है। ये सवाल कुछ वैसा ही है जो हमने पहले पूछा था, तो मुझे लगता है इस सवाल का जवाब हमने शामिल कर लिया है। लेकिन आखिर में डॉक्टर दोनाला, आप जाते जाते और किन सावधानियों के बारे में बताना चाहेंगे? एक चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ, हाँ। वो आज के डेट में इंडियन डाइट से निकल गए, कुल्थी दाल। कुल्थी दाल कहीं देखते हो आप? नहीं, सुनते भी बहुत कम है, लेकिन जिन्हें पता है किडनी के बारे में वो खाते हैं, अपने डाइट में शामिल करते हैं। फिर भी अब एनीथिंग जो भी है, जो कहीं ना कहीं जो हमारा पुराने टाइम में जो थे, आज के डेट में जब मार्केट में मिल ही नहीं रहे हैं, तो चलो आज के डेट में चलो अच्छा हुआ जो ऑनलाइन मीडिया में एवरीथिंग यू विल गेट। तो दैट इज़ टू बी पर्टिकुलरली जो गर्मी के सीज़न, जो एक थ्रू आउट द ईयर में भी एक सीज़न होते गर्मी के सीज़न, वो वहाँ चांसेस बनने के ज़्यादा होती। अच्छा। उस कम से कम हफ्ते में एक बार तो कुल्थी दाल का सूप बना लीजिए, एनीथिंग एल्स, वो दैट इज काफ़ी फायदेमंद है।
अगर आपको नहीं भी हुई है तो भी खाइए, और अगर हो चुके हैं तो भी खाइए। एग्जैक्टली, इट्स नॉट वो, मैं सच बताऊं, चलो एक तो ये होगा। दूसरा पॉइंट, एनीथिंग हु कैन कंज्यूम दिस कुल्थी दाल वंस इन ए वीक और वंस इन फोर्टनाइट, वो इट विल कीप्स योर ओबेसिटी इन बैलेंस। अच्छा, वो भी है, वो भी फायदा है, मोटापा आपसे दूर रहेगा और स्वास्थ्य बना रहेगा। जाते जाते डॉक्टर मनोज कुमार, आप क्या बात बताना चाहेंगे सावधानियों को लेकर? मेरे राय में कुछ भी एक्सेस में खाने से प्रॉब्लम होती है तो इन जनरल हम पेशेंट बड़ा कंफ्यूज होता है जब आता है, एक बार स्टोन बन जाता है, सर क्या खाएं या क्या ना खाएं। तो मेरी जो राय होती है पेशेंट के लिए इन जनरल होती है, आप बैलेंस डाइट खाइए। वो हमारे स्कूल एज से ही पढ़ाया जाता है, खाने में बैलेंस डाइट होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फैट शुड बी इन बैलेंस क्वांटिटी। तो कुछ भी एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे ऐसा नहीं है कि आप बीज वाली चीज़ बिल्कुल ही नहीं खा सकते, बैलेंस फॉर्म में आप खा सकते हैं। पत्तेदार सब्जी नहीं खा सकते, खा सकते हैं आप। साथ में मिल्क भी लीजिए ताकि जो उसमें ऑक्सीडेट है वो कैल्शियम के साथ बाइंड होकर फीसिस की फॉर्म में निकल जाए, यूरिन में ना आए। तो ऐसा बस मेरी राय सभी के लिए ये होती है, बैलेंस डाइट लीजिए, एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है। इवन आप नट्स भी खा सकते हैं। अच्छा, इन द बैलेंस फॉर्म। बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में खाना है, मॉडरेशन में खाना है, तो सब कुछ शामिल किया जा सकता है। बैलेंस डाइट एक सबसे ज़रूरी हिस्सा हम जानते भी हैं कि किसी भी बीमारी को दूर रखने में बैलेंस डाइट का जो रोल है वो काफ़ी अहम होता है। डॉक्टर प्रथा, आपकी क्या राय होगी? जाते जाते आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं इनके साथ इस मामले में बिल्कुल साथ में हूँ। और बैलेंस डाइट हर कंडीशन में, इट्स नॉट अबाउट किडनी स्टोन, लेकिन हर कंडीशन में आपका अगर बैलेंस डाइट रहेगा विद फ्यू रिस्ट्रिक्शंस, जैसे अगर किडनी डिजीज़ है तो उसमें हमारे पानी की मात्रा कम कहते हैं कि कम लेनी चाहिए, 3 लीटर नहीं होता है उसमें। अगर क्रोनिक किडनी डिजीज़ है तो उस हिसाब से समझते हुए कि क्या कंडीशन है उस हिसाब से डेफिनेटली मॉडरेशन करनी चाहिए। हाँ, और बैलेंस डाइट इज़ अ मस्ट। पानी को लेकर अब आखिर में एक सवाल और पूछूंगी डॉक्टर दोनोला, पानी को लेकर भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, ज़्यादा लेना है, कम लेना है, कैसे करना है बताइए? अगेन द सेम बैलेंस। तो फॉर एग्जांपल, अगर स्टोन है और छोटा स्टोन है, स्टोन है तो टाइम बीइंग के लिए, स्टोन जब तक स्टोन नहीं निकलेगा तब तक एक्सेस पानी, ऐसा नहीं है फिर स्टोन भी खत्म होगा तब भी आप 4-4, 5-5 लीटर पानी पियोगे। अच्छा, दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी। समझ लो, कैन यू एक्सपेक्ट दैट ए पर्सन ऑफ 100 kgs वेट इज कंज्यूमिंग द सेम ए पर्सन ऑफ 40 kgs वेट? वो नहीं होगा। तो उसकी बॉडी का सरफेस एरिया भी इतना हो, वो उतना पानी उनकी ले लें। वन थिंग आई वांट टू ऐड, अगर पेशेंट का किडनी फंक्शन टेस्ट नॉर्मल है, सीरम क्रिएटिनिन नॉर्मल है, दैट मीन्स कि किडनी नॉर्मल वर्क कर रही है। तो अगर पेशेंट एक्स्ट्रा पानी लेगा तो वो यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। लेकिन अगर पेशेंट का डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन की वजह से सीरम क्रिएटिनिन बढ़ गया है तो उस केस में जो डॉक्टर्स हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट है, पेशेंट को पानी कम लेने के लिए बोलते हैं ताकि किडनी के ऊपर लोड कम बढ़े। अच्छा। तो वो थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन है। एक साइड से स्टोन में हमें ज़्यादा पानी के लिए पीना है तभी वो फ्लश आउट होगा, और दूसरा किडनी क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, 2 या 3 चल रहा है और नेफ्रोलॉजिस्ट ने बोला कम पानी पीना है, तो थोड़ा सा वो ट्रिकी सिचुएशन है। हाँ। तो उसमें हमें मतलब पेशेंट टू पेशेंट देखना होगा, इसीलिए जो डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट बताए हाँ। उसके हिसाब से ही आगे बढ़ना है और अपने खान पान का ध्यान रखना है। इसी के साथ आयुष्मान भव के आज के जो एपिसोड है इस अंक में फिलहाल इतना ही। डॉक्टर मनोज आपका, डॉक्टर दोनला आपका, डॉक्टर प्रथा, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज आयुष्मान भव में जुड़ने के लिए। अब अगले अंक में हम आयुष्मान भव में बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज या कहें पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी PCOD और PCOS की। तो अपने सवाल आप हमें हमारे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आयुष्मान भव में अगले अंक में हम बात करेंगे इस समस्या की। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। To watch more programs of Sunset TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.